हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे आपके जो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस सेशंस में। और लगभग हर दूसरे दिन या फिर हर अल्टरनेट डेज पे आपके जो प्रैक्टिस सेशन अपलोड हो ही रहा है, ठीक है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपका प्रैक्टिस सेशन 9 होगा। प्रैक्टिस सेशन मतलब क्लास 9 होगी आपकी प्रैक्टिस की है। और देखिए, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको अक्सर ही चिड़चिड़ा बनाते हैं एग्जाम के अंदर, लाइक आपको नर्वस कर देते हैं। उनका जो डेटा होता है इस तरीके का सेट होता है कि आपसे सवाल हो नहीं पाता है पहली बार में। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को आज हम करेंगे और देखेंगे। आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं ले, दो चार ही क्वेश्चन है, बट देखिएगा आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्वेश्चन करके। आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो काफ़ी मेरे को लगता है अच्छे लगेंगे, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन के पीछे आपको एक मैं वैलिड रीज़न देता हूँ। आपको पता ही है कि उसके पीछे का वैलिड रीज़न क्या है, हम क्यों इस क्वेश्चन को इस वाले सॉल्यूशन से करें, आपको बताता ही हूँ मैं। एंड इसके अलावा देखिए, जो आपके प्रैक्टिस सेशंस हैं ये आपके इक्वली बेनिफिशियल होंगे डीएफसीसीएल का, जो आपका एग्जाम अभी अनाउंस हो चुका है, मतलब जो आपकी वैकेंसीज अनाउंस हुई है उसके लिए भी। क्योंकि अगर आप में से कोई बच्चा जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, जो कि एक ठीक ठाक लेवल की तैयारी करता है, और अगर उसने एनालाइज किया होगा कुछ पेपर्स को प्रीवियसली डीएफसीसीएल वालों को, तो आप समझ गए होंगे कि जो पेपर का लेवल है 1% भी कम नहीं है एसएससी सीजीएल से। इनफैक्ट कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपके एसएससी सीजीएल से ऊपर ही हैं। समझ रहे हैं आप इस क्वेश्चन को। और अगर आप कहेंगे तो, अगर आपको यकीन है तो मैं आपको एक प्रॉपर्ली डीएफसीसीएल का पूरा एक अरिथमेटिक पोर्शन सॉल्व करवा के दिखा दूंगा यहाँ पे, मतलब सॉल्व करवा दूंगा, दिखा के दूंगा। तो वहाँ से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपके जो सेशन है इक्वली इंपॉर्टेंट डीएफसीसीएल के लिए भी। तो अगर कोई बच्चा डीएफसीसीएल के लिए पढ़ना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि उसे प्रैक्टिस करनी है डीएफसीसीएल के लिए, तो यहाँ से वो कर सकता है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम कोशिश करेंगे हम थंबनेल में ऐसा कुछ डलवा दें ताकि बच्चे को पहले से चल जाए पता देख के थंबनेल, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, ऑलरेडी डिस्कशन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल in which AB is equals to 16.5 and BC is equals to X and CD is equals to 11 and आपको AD 19.8 दे रखी है। देन आपसे बोला गया कि जो आपकी BD है वो बाइसेक्ट कर रही है AC को एट O, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। अब देखिए, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन आप देखेंगे, इसके जो आपके ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉइंट्स में सारे। तो बच्चा आप कैसे करेगा इस सवाल को। तो देखिए, पहले आप कुछ बात जानिए भाई, आपको होता क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इतना सा मतलब है कि कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसे आप सर्कल के अंदर बना सकते हैं, हो जाएगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे आपने एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है तो उन 3 पॉइंट से आप ट्राइंगल बना सकते हैं, उन 3 पॉइंट से आपका सर्कल गुजरेगा ही गुजरेगा। ये आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल के बारे में। ऐसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसे 4 पॉइंट्स जिनसे आप सर्कल बना सकते हैं, जो कि आपके सर्कल पे शो करे जा सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। ऐसे मान लेते हैं कि सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल पे मैं कोई भी ऐसे 4 पॉइंट ले सकता हूँ। जैसे मैंने ए लिया, यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे मैंने सी ले लिया, मान लेते डी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये सी डी ऐसे होनी चाहिए थे, थोड़ा ऐसे, ये डी हो गया। अब ये 4 पॉइंट मैंने रैंडमली लिया, आपके सामने लिया। देखिए, अब रैंडमली मैं इन पॉइंट्स को अगर जोड़ूंगा तो देखिए सर्कल पे बन गया कि नहीं बन गया। यानी मैं कह सकता हूँ ऐसे 4 पॉइंट जिनसे सर्कल बनाया जा सकता है, जिनके ऊपर से सर्कल की मतलब सर्कमफेरेंस जाएगी, उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी उनसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको बन सकता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, समझ गए आप। तो ये एक बेसिक सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। मतलब क्वेश्चन वापस आते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी है ही। सो देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है बच्चों को तंग इसलिए कर रहा है क्योंकि बच्चों को यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट लग रहा है। सोच रहे कैसे निकालेंगे। अब देखिए, फिगर क्या, पहले आप फिगर समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन का, फिर आपको बेटर वे में समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन का फिगर ये है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी जिसकी वैल्यूज है 16.5 x। ओके, तो मान लेते हैं कुछ मैंने इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ मैं इस तरीके से। जैसे ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ऐसा मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, अपने मन से मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। और ये मान लेता हूँ मैं पॉइंट A है, ये मैंने B मान लिया, ये मैंने C मान लिया और ये मैंने D मान लिया, ठीक है। ABCD 4 पॉइंट हो गए। अब इसने ये बोला है कि मेरे को AB 16.5 है। आप इस क्वाड्रिलेटरल को कैसे ही बना सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बस बना दिया काइट की शेप में, जो मैंने मन में आया। क्योंकि आजकल हमारे पतंग उड़ रहे हैं, पता होगा अभी जो नॉर्थ इंडिया है, या अभी जैसे जैसे जून की तरफ बढ़ रहे हैं तो पतंगे बढ़ना उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो पतंग दिमाग में पतंग ही बना दी। तो BC X है, CD 11 है और AD कितनी है 19.8 है। इसमें फिर एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बोली गई है, जो कि मतलब जिसे पूरा क्वेश्चन डिपेंड ही कर रहा है, कि आपकी जो डायगोनल है ना BD, कहाँ है BD है, ये वाली जो डायगोनल BD, ये बाइसेक्ट हो रही है किसके द्वारा, AC के द्वारा। यानी अब AC कोई डायगोनल है। अब देखिए, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना।
यानी ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन आपको आ रहा है इस ओ से, तो यानी मैं कह सकता हूँ डी ओ बराबर ओ भी है। बात करें, अब देखिए करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सवाल को, बट जो मेरे पास तरीका है, जो मुझे तरीका सबसे पसंद है, वो एक सिंपली आइडेंटिटी बेस्ड तरीका। एक आइडेंटिटी है आपकी, उससे आप लिख लीजिए, आप देखिए उससे आपका सवाल हार्डली मैं कहूँगा कि 10 सेकंड में नहीं लगेंगे ठीक करने में, अगर आपको आइडेंटिटी पता है। तो देखिए आइडेंटिटी सिंपल है, ए बी, ये जो साइड ए बी है आपकी, ये वाली, इसके अपोजिट साइड कौन सी, ये आपकी देखिए 11 लिखी थी, मैंने 11 है, ठीक है। तो ए बी अपॉन में सी डी, ये आपकी बराबर होती है, ये आपकी बराबर होगी डी सी, ठीक है, अपॉन में ए बी के, सॉरी ये गलत लिख गया, डी सी नहीं होगा, ये सी डी हो गया ना, ए बी अपॉन में सी डी आपका बराबर होता है ए डी अपॉन में बी सी के, ठीक है। ये आप सिंपल सी इस बात को ध्यान रखिएगा, तो आपको देखिए सवाल जो है बहुत ही आसानी से होगा। कभी लगाना कभी देखिए, ये आपको तब लगाना होता है व्हेन इन साइक्लिक क्वाड्रेटिक, अभी आपका साइक्लिक, एक सेकंड सही से लिख देता हूँ मैं, जब आपका साइक्लिक क्वाड्रेटल में, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आपकी डायगोनल है, वन डायगोनल बाइसेक्ट्स अदर। अब अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका प्रूफ वगैरह करवा दूंगा, बट अभी ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन है, तो आपको बेसिकली बस आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी में बता देता हूँ, और बाकी प्रूफ वगैरह के लिए सेशन मेरे ख्याल से अभी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रूफ कराएंगे तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा सेशन। तो देखिए ये आपको आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पे, ये सिंपली आइडेंटिटी होती है जब हम लगाते हैं कब, जब आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो आपकी डायगोनल है वो बाइसेक्ट होती है दूसरी की डायगोनल के द्वारा, ठीक है। तो आप ये लगाएंगे। अब देखिए मतलब ये तभी लगाएंगे लेकिन जब साइड वैसा नहीं कि हर वक्त लगाएंगे, मान लो एंगल पूछेगा तब थोड़ा लगाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे मैं बोलते हैं ये लगाएंगे तो वो सोचते हैं कि एंगल पूछेगा तब भी लगाएंगे, नहीं। सब देखिए बहुत ही सिंपल है। ए बी आपका है 16.5, यहाँ देखिए ए बी आपका 16.5 है। फिर आपका नीचे सी डी आएगा, तो सी डी आपका 11 है। फिर इसके अलावा देखिए आपका ए डी का है, ये रहा 19.8 है। और आपका एक्स नीचे आ जाएगा, ये तो आपको निकालना ही है। अब देखिए एक्स के लिए कितनी हो जाएगी यहाँ से, बहुत ही सिंपल, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सिंपली कैलकुलेशन है, ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है। ये आपका 1.5 टाइम्स कटेगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और अब आप इसको काट लीजिए तो 15 एकम 15, 15 हो जाए 15, बचेगा 48। काफ़ी सारे बच्चे सर बोलते हैं कि सर आप हिंदी में क्यों कैलकुलेशन कराते हो, मतलब आप हिंदी में क्यों करते हो, क्योंकि देखो हिंदी में मुझे मज़ा आता है, जबकि मैं पूरी लाइफ अपनी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, ठीक है। देखिए 15 3 45, और ये पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा आपको 3, तो हो जाएगा 15 2, तो ये हो जाएगा आपको 13.2 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो समझ लीजिए हमने क्या किया, समझिए ज़रा। हमने कुछ नहीं देखा, हमने ये देखा भाई सबसे पहले कि भाई क्वाड्रेटर कैसे साइक्लिक है, इसमें एक डायगोनल ने दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट किया है। जैसे ही इसने ये बात बोली, हमें जहाँ तुरंत ये बात क्लिक करनी चाहिए, जब इसने साइड हमसे पूछे कि भाई देखिए ए बी अपॉन में सी डी मेरा बराबर होता है ए डी अपॉन में बी सी। इसमें काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कई बार क्लियर नहीं होते। तो देखिए पॉइंट्स कैसे क्लियर करते हैं, मान लीजिए अगर आपने वाला पॉइंट पकड़ा है, तो एक बार आप इधर जाएंगे तो उसके अपोजिट साइड, और एक बार आप इधर जाएंगे तो उसके अपोजिट साइड, ऐसे अगर आप वाला पॉइंट पकड़े तो फिर एक बार इधर आएंगे और एक बार इधर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, समझ गए होंगे आप। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप इसको लाइक लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और देखिए कितना सरल सवाल था, बट ये कि क्वेश्चन का डेटा कई और बच्चों को इनएडिक्वेट लगता है, क्या फिर बच्चों को ये सवाल तंग इसलिए भी करता है क्योंकि कोई ऐसा इसमें कुछ दे नहीं रखा कि भाई किस तरीके से करें, लाइक क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं 90 डिग्री की तलाश में था कि ताकि 90 डिग्री मिल जाए तो पाइथागोरस लगा सके, वो सब यहाँ पे था भी नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और सवाल देखिए ये रहा। सवाल है आपका 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इज इक्वल्स टू 13 है, और यहाँ पे ये बात आपसे बोली गई कि जो थीटा आपका ना ही तो 0 डिग्री हो सकता है, ना ही वो 90 डिग्री हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, एंड तो इसने बोला है, मतलब हमें कंडीशन दे रखी है। और फिर देन आपको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा की, ठीक है। सो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको याद हो तो मैंने इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, बट देखिए अब यहाँ पे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है वो क्या आने वाली है। देखिए क्वेश्चन है आपका 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इज इक्वल टू 13, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा है आगे 14 cos थीटा, 14
कॉस थीटा इज इक्वल टू 30, और जब आपकी वैल्यू है थीटा की वो नहीं तो 0 डिग्री हो सकती है, ना ही वो 90 डिग्री हो सकती है, वो इसके बीच में है कहीं पर। तो अब देखिए यहाँ पे दो बातें आपके साथ दोनों एस्पेक्ट शेयर करूँगा। पहला एस्पेक्ट तो एक भाई क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो जाए, जो कि मैक्सिमम बच्चे कर ही रहे होंगे, अगर उन्होंने क्वेश्चन को देखा तो मैक्सिमम बच्चे उसमें वैल्यू पुट करने में लग रहे हैं। तो पहला एस्पेक्ट तो जनरली ये होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप पहले ये देखिए कि स्क्वायर किस वाले टर्म पर है और स्क्वायर किस टर्म पे नहीं है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, देखिए कब लगाने वाला आपको एस्पेक्ट, जब आपका थीटा 0 और 90 के बीच में होता है, जैसे 30, 60, 40 भी आप देखते हैं वैल्यू पुट करके। तो देखिए कैसे करते हैं, ये पहला एस्पेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप ऐसे देखते हैं कि भाई रूट किस पे नहीं है, तो आप देखेंगे रूट कॉस पे नहीं है। तो अब आप ऐसी वैल्यू पुट करना चाहेंगे यहाँ पे जिसमें रूट ना आए, कॉस में, कॉस की टर्म से बात कर रहा हूँ, यानी कॉस में आप ऐसी एंगल को पुट करेंगे जो कि आपको रूट ना दे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपको बराबर में लिखा है ना 13 लिखा है, इस पर रूट नहीं है, यानी अगर कॉस में रूट आएगा तो फिर यहाँ वो 13 ही बनेगा, इसका मतलब ये होता है। तो आप ये बात समझ गए कि अगर यहाँ पे 13 आ रहा है यानी ये जो पूरा टर्म है विदाउट रूट आना चाहिए, और विदाउट रूट आने के लिए इस कॉस पे क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो कॉस में मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है जिसपे रूट ना है। तो पहला एस्पेक्ट है वैल्यू पुटिंग का, जिसमें आप ये सब सोचेंगे, और फिर काफ़ी सारे बच्चे ऐसा सोचने के बाद, पूरा गणित लगाने के बाद यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रख देंगे, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होने पर इसका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा 13 का। ऐसे मैं कर दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों हो सकता है सर ऐसे ही बोल बच्चन करो, नहीं देखो थीटा अगर आप 60 डिग्री रखोगे ना, इससे आपका आंसर बनेगा नहीं। देख लीजिए, चाहे तो आप 5 इंटू में 60 रखेंगे, साइन स्क्वायर 60 तो अंडर रूट 3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4 और प्लस 14 यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे या तो काटना क्यों, जब नीचे 4 बनाए तो यहाँ पे आप ऊपर 2 बना लीजिए, यहाँ पे 4 बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो ये आएगा 15 और 28, 15 और 28 हो गया आपका 43/4। क्या आपका 13 बन गया? बताइए, क्या आपका 13 बना? नहीं बना ना। तो अब आप बताइए कैसे करेंगे फिर सवाल को, यानी आपको ये जो वैल्यू पुटिंग का वाला मेथड था तो ये फेल हो गया। तो अब देखिए कैसे करते हैं सवाल को, ये वाला मेथड तो आपका फेल हो गया। तो ये तो आपका पहला एस्पेक्ट था वैल्यू पुटिंग का, जब आपको समझा दिया कि अगर यहाँ पे नहीं लगा लेकिन काफ़ी सारे सवालों में वही लगता है, तो आप उससे भी सवाल को कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं लग रहा तो इसको हटाते हैं वैल्यू पुटिंग को। अब आते हैं भाई कैसे और होगा ये सवाल। तो देखिए कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, यही एक लौता तरीका है यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो मेरे को बेस्ट लग रहा है। तरीका और हो सकता है आपको मेरे से अच्छा तरीका आता हो, बट मेरे को जो बेस्ट लग रहा है वो यही लग रहा है कि भाई मैं क्वाड्रेटिक बनाता हूँ, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की टर्म्स में ले आऊँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 5 माइनस का 5 साइन सॉरी कॉस, ये कॉस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा बराबर 13। इसको सॉल्व कर लीजिए तो नेगेटिव उधर भेज देते हैं, और ये आपका हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 14 कॉस थीटा और 13 माइनस 5 8, यानी आपकी बन जाएगी 5। अच्छा एक काम करते हैं, मैं कॉस थीटा को मैं यहाँ पे लेट ही कर लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में क्या करना दोबारा। कॉस थीटा को एक्स मान लीजिए तो आपको हो जाएगा ये 5x² प्लस 4 माइनस, ये माइनस हो जाएगा आपका साइन, माइनस 14x, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, बात क्लियर है? ये आपका माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? बताइए कोई भी डाउट हो यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया कि हमने क्वाड्रेटिक कैसे बनाई है? ये क्वाड्रेटिक तो सिंपल है यहाँ तक बनाना। अब देखिए, अब या तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, या फिर आप, मैं तो सीधे आचार्य फॉर्मूला लगाता हूँ, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है यानी डी है वो ग्रेटर देन 0, तो आपने रूट्स आपके रियली आने वाले हैं। तो देखिए एक्स हो जाएगा आपका माइनस बी यानी 14 प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर यानी 196 माइनस 4 इसी 4 पंजे 20 दूनी 160। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आपको इतना टाइम लगेगा, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें दिक्कत क्या आती है, कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं। मैं आपको खुद बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आप इसके फैक्टर करेंगे तो अभी आपको इतने टाइम लगना, और विदाउट फैक्टर भी आपको इतने टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है, एक बार देखिए, अभी तो अंदर 36 बनेगा नहीं 6 बन जाएगा, ये आपका 6 बन जाएगा। ठीक है, तो 14 प्लस 6 करेंगे तो 20/10 यानी एक बार तो 2 आएगा, और एक बार आपका एक्स आ जाएगा 14 माइनस 6 यानी 8/10। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 2 पॉसिबल ही नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो एक लौती वैल्यू यही पॉसिबल है आपकी, यानी 8/10 यानी एक्स के लिए क्या आपकी 8/10 है। तो अब देखिए, अब आप क्या करिए, इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए तो कितना जाएगा आपको 4/5। ठीक है, 4/5 हो गया, दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है ना। अब देखिए इस वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, आपसे पूछा गया आपसे क्या, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं सीधे इसमें। तो देखिए सेक थीटा, अब देखिए ये तो आपको कॉस थीटा आया है 4/5 है ना, यानी आपका ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनस, यहाँ से परपेंडिकुलर लगा लेंगे, कितना आएगा
ट्रिपलेट बना है, 3 4 5 यानी परपेंडिकुलर यहाँ से आपका 3 है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए सेक थीटा यानी 1/cos थीटा होता है, यानी 5/4 प्लस है कॉट थीटा यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी 4/3, ठीक है, अपॉन में। अब देखिए अपॉन में आपका कोसेक थीटा यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनस 5/3 प्लस अब आपका टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन में 3/4। इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए 5 से 15, 4 4 16, 15 और 16 31। अब देखिए यहीं से मैं समझ जाऊंगा, मैं पूरा सॉल्व भी नहीं करूंगा कि 31 केवल मेरा ऑप्शन 3 में आ रहा है न्यूमिनेटर में, यानी आपका ऑप्शन 3 जो कि आपका क्या है 31/29, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझे। देखिए मैंने आपसे हमेशा से कहा है एक बार आप ऑप्शन में नजर जरूर मारें कि भाई ऑप्शन किस तरीके से। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देखा, शुरू में मैं देखा था ऊपर न्यूमिनेटर में 31 बन रहा है, यहाँ पे आपने देखा 31 केवल एक ही ऑप्शन बना है जो कि आपका ऑप्शन सी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। तो आप समझ गए होंगे भाई इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था। आपने पहले देखा वैल्यू पुटिंग करके विद इन अ सेकंड 2 to 3 सेकंड कि आपका 60 रखने के बाद ये 13 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। तो आपने देखा क्वाड्रेटिक में आपके यहाँ पे एक्स की वैल्यू यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई थी 4/5, समझ गए होंगे। इसका तो हमने कुछ नहीं करा, फिर यहाँ से सिंपली वैल्यू निकाली कॉस थीटा साइन थीटा सेक थीटा और जो भी है सारी वैल्यू निकाल के हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, और देखिए आजकल ना इसी तरीके के सवाल एसएससी में ज़्यादा ट्रेंडिंग में। वैल्यू पुटिंग तो है ही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप इस तरीके का सवाल है जहाँ पे आपका वैल्यू पुट करके बात नहीं बनती। तो आपको देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना आना चाहिए कि आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं और फिर अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ज़रा एक सेकंड रुकिए, ज़रा एक सेकंड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, और देखिए मैंने अक्सर ही देखा है ये जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है बोट एंड स्ट्रीम का जो टाइप है पर्टिकुलर टाइप है, बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव भी होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बोट कैन गो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 55 मिनट्स, घंटे भी नहीं 55 मिनट्स में। ठीक है, इट कैन ऑल्सो गो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 और 25 मिनट। इन हाउ मच टाइम विल इट गो 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए थोड़ा दिक्कत आ सकती है यहाँ पे किस बात में कि यहाँ पे एक तो आपको देखिए HCF मेथड नहीं लगेगा। काफ़ी बार क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे आपका देखिए ओवरऑल जो डिस्टेंस चली होती है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम बराबर होती है, तो वहाँ पे शिफ्टिंग भी लगा लेते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ना तो डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि देखिए एक बार तो 3.5 चला, एक बार 4.9 चला, तो बराबर तो नहीं है। एक बार देखिए बराबर बना सकते हैं क्या, 5 3 देखिए बराबर ही बना सकते। देखिए बराबर कब बना सकते थे, जैसे आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक आस्पेक्ट और इस क्वेश्चन का शिफ्टिंग और कब लगा सकते थे। एक तो होता है बराबर हो जाए, एक आपको तब लगा सकते थे जैसे एक जगह आपका 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम, एक जगह आपका 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी टोटल 8 चल रहा है एक बार में जर्नी में। अगर जो सेकंड जर्नी इसकी 16 किलोमीटर की हो जाती है जैसे इससे डबल, तो हम क्या करते हैं पहली वाली जर्नी को पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी लाइक 6 10 और 55 को इंटू 2 करके 110 मिनट्स हम बना सकते थे। बट यहाँ पे वो चीज़ ही नहीं है, वो आस्पेक्ट ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो अब कैसे करेंगे इस सवाल को, एचसीएफ मेथड फेल हो गया, शिफ्टिंग फेल हो गया, तब देखिए वही रेगुलर मेथड है। बट देखिए रेगुलर मेथड को लगाने के तरीके होते हैं। तरीके क्या है, जैसे काफ़ी सारे बच्चे तो क्या करते हैं x-y और x+y यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम मानेंगे y और स्पीड ऑफ बोट मानेंगे x, और अप स्ट्रीम निकालेंगे x-y, डाउन स्ट्रीम निकालेंगे x+y और उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही गलत और निहायती मैं कहूँगा घटिया तरीका है। x-y और x+y में जाना बेकार है। तो देखिए फिर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैं ये तरीका बता देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे लिखिए एक जगह पहले अप स्ट्रीम, यहाँ तक दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है, एक सेकेंड, अप स्ट्रीम लिखिए यहाँ पे, और एक जगह लिखिए डाउन स्ट्रीम, यानी ये अप स्ट्रीम लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, बात क्लियर है। इसने बोला क्या क्या है कि भाई 3 किलोमीटर पहले अप स्ट्रीम, ये आपका केस 1 है। ठीक है, ये आपका केस 1 है, जिसमें 3 किलोमीटर ऊपर जा रही है और 5 किलोमीटर नीचे आ रही है, डाउन स्ट्रीम में बोला। और टाइम कितना लगा रही है, ये आपका 55 मिनट लगा रही है। ठीक है, 55 मिनट लगते हैं। आप देखिएगा मैं भी आपके सामने कैलकुलेशन करूंगा और किस तरीके से करूंगा वो आप देखिएगा। फिर आपका एक केस 2 है, और ये समझाते हुए कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, अगर पेपर में करनी होगी तो मैं और शॉर्ट में करूँगा, ये भी आप समझ जाइएगा बात को, ऐसा नहीं कि मैं पेपर में ऐसे लिखूंगा। 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और ये आपका 1 घंटा 25 मिनट, यानी मैं इसको मिनट्स में लिख लेता हूँ, यानी 85 मिनट्स लगाएंगे। बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को भी डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरा कलर का मार्कर लेता हूँ। देखिए
अब मैं करता हूँ अप स्ट्रीम को मैं ए मान लेता हूँ और डाउन स्ट्रीम को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। एस उस मान ली आप एक्स वाई मान सकते थे, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं बोट और स्ट्रीम की स्पीड अलग अलग नहीं माना, मैं क्या डाउन स्ट्रीम की स्पीड ही मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरे से इंडियन यही पूछा है कि डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना लगेगा, तो मेरे को अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड चल जाएगी पता, तो मैं वैसे भी कर दूंगा। तो आप जानते हैं अगर मैं इसको ए से डिवाइड करूँगा, जब इसको बी से डिवाइड करूँगा, क्योंकि इनकी स्पीड है तो मेरे को 55 मिनट मिलेंगे। ऐसी जब इसको ए से डिवाइड करूँगा, इसको बी से डिवाइड करूँगा, तो मुझे 85 मिनट मिलेंगे। अब देखिए हमें जो स्पीड निकालनी होती है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जो स्पीड आपको निकालनी होती है उसको आप एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप पहले इसको इक्वेशन बना लेंगे, तो इक्वेशन यहीं पे बना के लिख दूँ या फिर चलो नीचे लिख दूँगा, नहीं तो होच पोच हो जाएगी बहुत ज़्यादा। देखिए 3b + 5 है, एक सेकेंड, 3b + 5 है, नीचे ए बी बनेगा, यहाँ चला जाएगा 55 AB, और ये आपको बनेगा 4b + 9a बराबर ए है, ये आपको हो जाएगा 85 AB, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हमें एलिमिनेट करना है, मतलब जो हमें निकालना है उसको हम एलिमिनेट करते हैं इस साइड में, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो डाउन स्ट्रीम निकालना है, हम इसको क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करते हैं आपको पता होगा, इक्वेशन में बराबर बनाते हैं। तो देखिए इधर 4 इधर थे, तो इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, पूरी को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इक्वेशन में क्या बदलाव आएगा आप बताइए। तो यहीं पे देखते हैं कट जाएगा पूरा, 12 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 20, यहाँ क्या बनेगा 27। आप समझ के नीचे की तरफ घटाना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ओवरऑल 7a बराबर। अब देखिए कैसे करेंगे, 8 से 24, 5 से 15, यानी 850 और 255, और 4 पंजे 20 और 5 चौक 200, तो 220, यानी 255 में से मेरे को ये देखिए ये आएगा आपका, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो बच्चे पूछते हैं कैसे आया। 255 माइनस ये आ जाएगा पर 220, तो आपका आ जाएगा 35 डिफरेंस, ठीक है। और ये ए बी है साथ में, यहाँ पे लिख लीजिए साथ में, ये ए बी मल्टीप्लाई में चल रहा है, लिख ही देता हूँ यार मैं, ए बी बराबर अभी आएगा 35 ए बी, ठीक है। अब क्लियर, अब तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब देखिए ए से कट जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 7/35, यानी 1/5। अब ये स्पीड आई है आपकी किलोमीटर पर मिनट में, ये किस में आई है आपकी किलोमीटर पर मिनट में। आपको पर और निकाले क्योंकि उसने साफ साफ बोला इन हाउ मच टाइम इन आवर्स, तो इंटू 60 करेंगे, तो इंटू 60 करने के लिए पर आवर में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 पंजे 60, तो 12 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी डाउन स्ट्रीम आ गई। अब मुझे मतलब पूरा भरोसा है कि अगर कोई बच्चा ठीक ठाक कैलकुलेशन करने वाला है तो देखिए क्या लगा आपको, ये तो आप दिमाग में बना लेते हैं भाई 3/v 4/v 5/v, तो आपका दिमाग बन जाता है कि नहीं बनता इतना भी। अगर देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको देखिए कुछ स्टेप स्किप करने नहीं आ रहे हैं तो आप उसकी आदत डालिए, क्योंकि देखिए फिर आपको एग्जाम में दिक्कत बहुत हो जाएगी अगर आप स्टेप स्किप करना नहीं जानते हैं तो देखिए यह स्टेप तो आपको बिल्कुल स्किपेबल स्टेप है, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप, सीधे इस क्वेश्चन पे आ सकते हैं इसको बिना लिखे भी, ठीक है। चलिए अगर आपने लिख भी लिया तो अभी आपको कितना टाइम लगेगा। अब देखिए ये दो इक्वेशन बनी, सीधे ने 4 और 3 से मल्टीप्लाई किया, मैंने आपको बस एक चीज़ बता दी कि जो आपको निकालना होता है उसको आप एलिमिनेट करते हैं। आपको डाउन स्ट्रीम चीज़ आपने इधर बी को एलिमिनेट किया क्योंकि हमने बी को क्या माना डाउन स्ट्रीम माना है। अब देखिए फिर हमने क्या किया है, सिंपली इक्वेशन को बराबर बना के डिफरेंस लिया है, जैसे आपकी बी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर, यानी डाउन स्ट्रीम आ गई। अब आपको निकालना क्या था कि 43.2 किलोमीटर को चलने में डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो 43.2 किलोमीटर चलाना है, 12 की रफ्तार चलाना। तो देखिए कर देंगे अब तो यार आप, 12 × 36 बचेगा 7 तो 72, यानी 12 × 72, तो 3.6 आपको आवर्स लगेंगे 43.2 किलोमीटर चलने में डाउन स्ट्रीम, ठीक है। आप समझ गए होंगे सवाल क्या था आपका, किस तरीके से करना था। देखिए मैंने आपको क्यों एसटीएफ मेथड नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे एसटीएफ लगाना अपने यहाँ पे महाभारत है, बहुत ज़्यादा लगेगा भी ठीक तरीके से, बता दूँ आपको, वो बहुत ज़्यादा जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी आपको, और जुगाड़बाजी करना कोई सॉल्यूशन नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। शिफ्टिंग यहाँ पे लगा नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है, और ना ही वो कोई मल्टीपल बन रही है अगली या पिछली डिस्टेंस का, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ शिफ्टिंग और किस तरीके से लगती है। देखिए शिफ्टिंग तब लग सकती है जब आपकी जो ये वाले ऊपर वाले केस में जो डिस्टेंस है और जो नीचे वाले केस में डिस्टेंस है बराबर हो, तो ही आप शिफ्टिंग लगा पाएंगे। या फिर ये मल्टीपल्स हो एक दूसरे के, जैसे मान लेते हैं ये 8 आ रही है तो ये 16 आ जाए पूरी, तो जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, तो आप शिफ्टिंग लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम का, जो कि अक्सर ही बच्चों को तंग करता है, और अब आपको चल भी क्या पता है आपका एक्चुअल वे क्या होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे इसके शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई शॉर्टकट की जरूरत है। आप देखिए कितने टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स सर आपको देखिए किसने ये बोला था ना कि बोट की स्ट्रीम निकाले, तो अभी देखिए आपका एक स्टेप फालतू लगता है, आपकी बोट की स्ट्रीम ले जाते हैं यहाँ से आप, और स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल पाते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं, उम्मीद करना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, और देखिए कहीं पे अगर मेरे से कुछ गलत निकल जाता है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा तो प्रेशर मेरे पे रहता है रिकॉर्डिंग करते वक्त कि कुछ गलत ना बोल जाऊँ मैं, तो कभी अगर ऐसे कुछ गलत बोल जाऊँ, गलत बोल जाने सेंस लाइक कुछ गलत मैं कैलकुलेट कर दूँ या कुछ गलत चीज़
मुँह से निकल जाए तो उसको आप थोड़ा बहुत ही शालीनता के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन एक और, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 68 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 32 डिग्री, साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट D एंड D रिस्पेक्टिवली, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC एंड एंगल BCE मीट एट F, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BFC। ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई बच्चा जो मतलब ठीक ठाक तैयारी कर रहा है, जिसने ज्योमेट्री पढ़ी ठीक ठाक, वो तो इसको चुटकियों में कर देगा सवाल को। बाकी अगर आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको करके दिखाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक ट्राइंगल है आपका, ये एक ट्राइंगल है ABC नाम का, इसकी मम्मी ने इसका नाम रखा है ABC, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें जो आपकी साइड AB है और AC, पहले एंगल लिख लीजिए। एंगल B आपका 68 डिग्री का है और एंगल C आपका 32 डिग्री का है, ठीक है। फिर इसने ये बोला है कि इसमें जो साइड AB है और AC है, देखिए सवाल दो तरीके से हो सकता है, आपको दोनों तरीके बता दूंगा मैं क्या है, ठीक है। इनको प्रोड्यूस करा गया है D एंड E तक, ये आपकी D पॉइंट तक मान लेते लेकर आएगा ही, फिर आपका पॉइंट E है यहाँ तक लाई गई, ठीक है। फिर इसने बोला जो आपका एंगल बाइसेक्टर है किसका, हाँ इसका DBC और BC, यानी ये जो एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर मैं किसी और कलर से बनाता हूँ सो दैट आपको साफ साफ नज़र आए। देखिए ये जो एंगल बाइसेक्टर है आपका, ये यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, और यहाँ से आपका एंगल बाइसेक्टर कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। लग रहा है ना एंगल बाइसेक्टर जैसे ही लग तो रहा है। तो आपका एंगल बाइसेक्टर ये किसी पॉइंट पे मिल रहा है क्या आके, मीट F पॉइंट पे मिल रहा है। तो इसने ये बोला है कि आपको इस BFC का ही मान बताना है, ठीक है। अब देखिए दो तरीके हैं निकालने के। एक तो आप देखिए ये जाने की ये जो आपका पॉइंट है क्या, ये पहले आप ये समझ लीजिए, इसकी थ्योरी समझ लीजिए क्या। पहले देखिए कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि अंदर वाले ट्राइंगल के जो एंगल है उनके एंगल बाइसेक्टर से मिलके बनता है। जैसे आपको मैं बना के दिखाता हूँ, एक यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है, XYZ है इसका नाम। अब मैं कहूँ एंगल X का एक एंगल बाइसेक्टर है, एंगल Y का एक एंगल बाइसेक्टर है, एंगल Z का एक एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो पॉइंट बनाइए आपका होता है इन सेंटर, ठीक है। ये क्या होता है आपका इन सेंटर। अब देखिए ECXYZ में, जैसे ECXYZ में एक और केस देखिए क्या होता है, ये XYZ आपका ट्राइंगल ले लेते हैं फिर से, और इसी में मान लेते हैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, और फिर इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर लूँ, और फिर इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर लूँ और यहाँ पे इसको मिला दूँ, तो होता है आपका एक्स सेंटर, ठीक है। अभी इन सेंटर का एंगल कितना बनता है, जैसे इन सेंटर ये होता है, ये वाला एंगल अगर आपको निकालना हो, कल को ये वाला एंगल निकालना तो कैसे निकालते हैं, देखिए ये वाला एंगल निकालना तो कैसे बनेगा, ये होता है आपका 90, ठीक है, प्लस, क्योंकि देखिए इन सेंटर तो प्लस करेंगे, बताऊंगा अभी किस तरीके का लॉजिक है प्लस वाला। हालांकि प्लस तो हमने क्या इसका डेरिवेशन है पूरा, बट ये प्लस वाला लॉजिक आपको सिखा दूंगा, आप किस तरीके से याद रख पाएंगे। तो प्लस x/2 ये वाला निकालेंगे, तो देखिए इसके अपोजिट एंगल ये y वाला इसके पीछे, मतलब जो पीछे का एंगल होता है उसे हम प्लस करते हैं। तो ये कल को निकालना चाहेंगे तो ये वाला 90 प्लस आपका y/2, ऐसे ये वाला निकालेंगे z/2। सिमिलरली अगर ये वाला निकालना चाह रहे हैं तो देखिए इसके सामने एंगल कौन सा है, x वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस x/2। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, भाई कहाँ प्लस आता है कहाँ माइनस आता है। देखिए इन सेंटर माने घर के अंदर, इन माने घर के अंदर, घर के अंदर क्या होती है, ताकत होती है, ताकत माने एडिशन, ताकत माने एडिशन, ठीक है, यानी मजबूत हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा। मतलब आप ऐसे याद रखिए घर के अंदर है तो चीज़ें बच रही हैं, ताकत है यार, मतलब कुछ इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट माने प्लस करना है, ऐसे मान के चलिए। और एक्सेंटर यानी घट रहा है, कुछ ना कुछ बाहर चला गया है तो माइनस होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए एक तरीका तो क्या आप सीधे एक्सेंटर वाला फॉर्मूला लगा दें, तो अगर एक्सेंटर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एंगल कितना जाएगा आपका 90 प्लस a/2। ए कितना है, तो ए 68 डिग्री, 32 डिग्री, 100 डिग्री हो गया, तो बचा हुआ ए कितना हो गया आपका 80 डिग्री हो गया। तो 80 डिग्री बाई 2 करेंगे तो 90 प्लस 80/2 40 आएगा, और सॉरी माइनस होगा यार, ये माइनस होगा, माई बैड, इट्स माई बैड, ओके। ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री आंसर, ठीक है, 50 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। अब एक तरीका और क्या, किसी को मान लेते हैं थ्योरी नहीं पता है एक्सेंटर वाली, तो फिर एक तरीका और क्या हो सकता है, उस तरीके को आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पर मैं समझाता हूँ आराम से। देखिए एक तरीका यह है कि भाई ये क्या होता है, पूरा लीनियर पेयर बनता है, ये मेथड 2 है, ये आपका मेथड 1 था, ये आपका मेथड 2 में यहाँ पर समझा रहा हूँ। मतलब किसी को ये बात नहीं पता, अब हर एक को तो नहीं याद रख सकती ना सारी बातें, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल अभी तैयारी करने बैठे हैं और जिनको सारी बातें नहीं याद है, तो उन्हें इतना तो याद ही होगा भाई लीनियर पेयर एक चीज़ होती है। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, आपको पूरा एंगल कितने का बनता है, ये 180 डिग्री का बनता है। अब 180 में से मान लेते हैं आपका 80 डिग्री घट गया, तो ये पूरा एंगल कितने का बचा आपका, एंगल ये वाला पूछ रहा हूँ मैं बाहर वाला जो मेरा रेड से मार्क है। तो आप बताएंगे 180 से आप सर 68 घटा दो,
तो घटा हो जरा, तो 60 जाएंगे तो 120 और 8 घटेंगे तो 112, यानी ये आपको पूरा 112 डिग्री का। यानी एंगल में इतना पार्ट पूछिए, ये वाला पार्ट थे कितने का, आप बोले एंगल बाइसेक्टर इन दो पार्ट्स में एंगल को इसने डिवाइड किया है, तो 112 का आप आधा कर देंगे, आपको आ जाएगा 56 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं। सिमिलरली 32 डिग्री का है आपका, ये कितने का, 32 डिग्री का है। अब इसमें से आप घटाएंगे तो 180 में से, तो कितना आ जाएगा आपका पूरा, तो हो जाएगा आपका 148, पूरा एंगल 140 डिग्री का है। आपको तो केवल इतना चाहिए, ठीक है, इतना निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको हो जाएगा 74। ठीक है, अब देखिए अब क्या बचा, अब देखिए कितना और काम करना है आपको, थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा यहाँ पे। अब आप ये बात जानते हैं कि पूरा आपका अंदर के जो एंगल्स का सम होता है ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, वो तुमने यहाँ पे लगाई था अभी, जिससे हमने 80 डिग्री निकाला। तो आप जानते हैं 56 हो गया, 74 हो गया, आपका टोटल हो गए 7, 5, 12 और 130 डिग्री। इनका सम कितना आ रहा है, 130 आ रहा है, यानी बचा हुआ कितना हो जाएगा, मतलब 180 में से घटा देंगे बचे हुए निकालने के लिए, तो आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी निकालने का। तो दो तरीके थे, एक तो आपको प्रॉपर्ली इस तरीके से सॉल्व करके निकालना, एक तो आपको सीधे एक्सेंटर का फॉर्मूला लगाना है। जो सा तरीका पसंद है वो तरीका आप लगा लीजिएगा। वैसे आसान सवाल थे, अलग कोई मुश्किल समय था, शुरू के 3 साल थोड़े मुश्किल थे, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिए प्रॉपर्ली इन ब्रीफ, और मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता ही दिया कि भाई किस तरीके से उनका कंसेप्ट था। बाकी अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का डेरिवेशन चाहते हैं, भाई ये चीज़ सर कैसे आई, हमें तो पूरा डेरिवेशन ही समझना है। मैंने देखा अक्सर ही बच्चों के मन में एक ऐसी होड़ रहती है कि सर हमें तो डेरिवेशन ही सीखना है, थ्योरम याद रहना रहे, आइडेंटिटी याद रहना रहे, उससे मतलब बस डेरिवेशन सिखा दो। तो मेरे को लगता नहीं कि यार उसकी कोई इतनी लाइक महत्वता है, क्योंकि देखिए इंडियन आपको जॉब लेनी है, जॉब लेने का तो आपको डेरिवेशन करानी नहीं है, तो थोड़ी चीज़ें याद ही रख लो। क्योंकि देखिए कंपटीशन इतना ही है, कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल घोटनी पड़ेंगी अंदर बिल्कुल, और जब तक आपको सारी चीज़ें इस तरीके से याद नहीं होंगी तो आप फिर निकाल नहीं पाएंगे सवालों को एग्जाम के अंदर टाइमली। क्योंकि अगर आप डेरिवेशन के चक्कर में पड़े रहेंगे तो यही होगा। तो आप चीज़ें याद रखिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं हम DFCCL के बारे में। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए आपको बताऊँगा DFCCL का हमने जो आपकी तैयारी है उसको कराना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है अब। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज मैंने आपसे जैसे कहा था थोड़ा, क्योंकि मुझे प्लान डिस्कस करना था आपके साथ, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज हम लगभग 3 से 4 क्लास में भी खत्म करेंगे। क्योंकि देखिए 2 क्लासेज आपके आ चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक मेजर डेवलपमेंट्स कवर करें, तो आपकी मेजर डेवलपमेंट्स जो थे वो कवर हो गए हैं अभी 2 क्लास के अंदर। ठीक है, जब आपके मेजर डेवलपमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं, इसका देखिए आपका बच क्या क्या गया है। एक बच गया आपका मिसलेनियस, लाइक जैसे ट्रैक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हैं, लाइक इंपॉर्टेंट रूट्स हैं इंडियन रेलवेज की, इंपॉर्टेंट ट्रेन्स हैं, कुछ सब्रिक्यूट्स हैं लाइक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, स्मॉलेस्ट प्लेटफॉर्म, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, लोएस्ट प्लेटफॉर्म, इस तरीके की चीज़ें जो हैं रूट वगैरह के, तो हम एक तो मिसलेनियस कवर करेंगे। अभी आपका बच गया है मिसलेनियस। ठीक है, एक आपका बच गया है अभी सब्सिडरीज ऑफ इंडियन रेलवेज ऑफ IR, इसमें DFCCL खुद इसका एक पार्ट है। ठीक है, और एक हम डिटेल में कवर करेंगे DFCCL को। ठीक है, तो ये तभी आपका इतना तो बच गया है, हमने ये कवर कर लिया है 2 क्लासेस में, और ये आपका 3 क्लासेस अभी लगेंगे इसको कवर करने में। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे CRM, इसका शुरू होगा आपका CRM 3 क्लास के बाद CRM, और इसमें कम से कम 6 क्लास तो कम से कम लगेंगे। और देखिए CRM में मैं आपको ब्रीफली सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, लाइक उसका इंट्रोडक्शन, उसका इवोल्यूशन, उसके जो मॉडल्स हैं CRM के, प्लस कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, तो सब हम 6 से 7 क्लास में समझेंगे। और देखिए काफ़ी सारे बच्चे क्या करें, CRM को बिल्कुल घूट के ही पीने में लग रहे हैं, जैसे कि उन्हें डिग्री ही करनी है, कोई डिप्लोमा ही करना है CRM का। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया था भाई पेपर के साथ, जो आपका साथ पेपर का डिस्कशन किया था, कि CRM आपके सिलेबस में इतना ही थ्योरेटिकल बेसिस, जिसमें आपको थोड़ी बहुत टर्म्स पता हो, थोड़ी बहुत बातें पता हो, वो काफ़ी है। कुछ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन पता हो किस तरीके से हुआ, आपको भी डिग्री नहीं करनी CRM में, आपको भी डिप्लोमा नहीं लेना, तो आपको भी मतलब ऐसे रिसर्च पेपर्स नहीं छापने CRM को जब आप पूरा पॉइंट घुटने में लग रहे हैं। तो ऊपर ऊपर से पढ़िए और ठीक ठीक पढ़िए, ऐसा नहीं कि कुछ भी अंडरस्टैंड पढ़े, ठीक ठीक पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। मैंने आपको दिखाया था भाई आपका एग्जाम में किस तरीके से डिवीजन था, लाइक मेनली क्वेश्चन आपके थ्योरी से हैं, टूल से हैं, तो वो हम कवर करेंगे इन 6 क्लासेज में। और उसका फिर हम इकोनॉमी एंड मार्केटिंग शुरू करेंगे। तो इतना घबराइए मत, देखिए अभी नोटिफिकेशन आपका आउट है, अभी तो जुलाई तक नोटिफिकेशन लाइक आपके फॉर्म्स ही भरे जा रहे हैं, तो इतनी हड़बड़ाहट में बताइए। देखिए मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट अभी से CRM की क्लासेस लगा दिए। अब आप एक बात बताइए, मतलब मैं एक ऑनेस्ट आपसे आंसर मांग रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने CRM पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको अभी तक पढ़ाया भी नहीं है। मैं खुद एक बंदा मतलब है मेरे घर में कुछ लोग जिन्होंने MBA वगैरह किया हुआ है, तो मैं उन्हीं से अभी कंसल्ट करूँगा तो प्रॉपर्ली होता है CRM क्या होता है। तो आप यकीन मानिए CRM पे कम से कम 6 से 7 घंटे रोज देख रहा हूँ कि CRM क्या होता है प्रॉपर्ली। तो एटलीस्ट आप इतनी रिसर्च तो करिए जितनी रिसर्च एक बच्चा MBA करते वक्त एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में लगाता है, एटलीस्ट उतनी रिसर्च तो चाहिए ना इसको करने के लिए, और उतनी रिसर्च के लिए लगता है टाइम। ऐसा नहीं कि उतनी रिसर्च आप 1-2 दिन में कर देंगे और क्लासेस डाल देंगे। मैं देख रहा हूँ कई एजुकेटर 20-20 क्लासेस डालें CRM की,
जो कि जिनका बैकग्राउंड तक नहीं सीआरएम से, मतलब कोई लेन देन नहीं दूर दूर तक, तो वो क्या पढ़ा रहे होंगे, विकीपीडिया से छाप रहे होंगे। भाई आप खुद भाई उन लोगों ने क्या पढ़ाया होगा, फिर विकीपीडिया पे जो पढ़ा हुआ है पेज वो पढ़ाया होगा, तो वो तो आप खुद ही पढ़ सकते थे विकीपीडिया से, या फिर जो थोड़ी बहुत वेबसाइट्स वगैरह हैं वो पढ़ा दी होंगी। तो इतना ही थोड़ा सीआरएम होता है, सीआरएम तो इसके अलावा ही बहुत कुछ होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वेट करिए, आराम से पहले स्टडी करिए भाई क्या है सीआरएम, क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर से भी नहीं है, वो बीच में से पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर लास्ट ईयर में, जो आपका मतलब 2018 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ है। तो इतने लेवल का पढ़ाने के लिए या इतने लेवल की चीज़ों को ग्रेस्प करने के लिए रिसर्च भी ज़रूरी है, एनालिसिस भी ज़रूरी है, और उस रिसर्च एनालिसिस के बाद उस कंटेंट को प्रॉपर्ली डिलीवर करना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे ने, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपका जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन के लेक्चर में बहुत ही छोटे छोटे, लाइक आपने 10-10 मिनट में 12-12 मिनट में पूरा कवर करा देते हैं। कवर क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको जो डिलीवर करने का, कंटेंट को डिलीवर करने का तरीका वो बहुत यूनिक है, वो टाइमलाइन के थ्रू हम पढ़ते हैं। और आप देखिएगा कहीं पर भी आप देखिएगा, चाहे आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, जब उसको टाइमलाइन की मदद से पढ़ेंगे आप देखेंगे आप विदिन अ हाफ से भी कम टाइम में आप उसको कवर कर लेंगे। जब आप उसे प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो आपको पूरे घंटे घंटे लग जाएंगे। तो टाइमलाइन इज़ दी मोस्ट इफेक्टिव वे, अगर आपको कोई कंटेंट पढ़ना है, कोई चीज़ आपको डिलीवर करनी है, किसी बच्चे को बताना है, तो इसलिए मैं उस टाइमलाइन मेथड को प्रेफर करता हूँ। देखिए ये मेथड मैं सब्सिडीज में नहीं लगा सकता, जो आपकी सब्सिडीज पढ़ाने, क्योंकि इसमें क्या टाइमलाइन बताई जाएगी आपको, और इसीलिए मैंने आपकी जो सब्सिडीज थी वो टाइमलाइन में कवर करी भी नहीं, क्योंकि आपकी सब्सिडीज तो 1976 से ही बननी शुरू हो गई थी, तो मैंने तो नहीं पढ़ाया आपको उसमें, उसको टाइमलाइन के अंदर मैंने तो आपको केवल मेजर डेवलपमेंट्स बताए। तो ये जो सब्सिडीज है वो उनको कवर करेंगे लाइन बाई लाइन, लेकिन जो चीज़ें टाइमलाइन के थ्रू हो सकती है मैंने वो कवर करा दी, क्योंकि वो बेस्ट मेथड था उन चीज़ों को पढ़ाने का। तो जो भी बेस्ट मेथड होगा आपको पढ़ाने का, मैं वो अडॉप्ट करूँगा आफ्टर टेकिंग अ प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग। और अगर वाकई में आप मानिए, जैसे मैंने कहा है कि मैं आपकी सीआरएम की क्लासेस लूँगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि मुझे सीआरएम नहीं पढ़ाना चाहिए तो मैं किसी और से पढ़वा दूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि आपको लाइक गुमराह कर दूंगा या फिर लाइक कि मुझे खुद समझना तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। पहले अगर मुझे लगा कि भाई हाँ भाई मेरे को प्रॉपर नॉलेज है, एक एमबीए जितने बच्चे की जितनी, जिसने एक एमबीए की उतनी अगर नॉलेज आ गई मेरे को, तो ही मैं आपको सीआरएम पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं छूंगा भी नहीं इस टॉपिक को। ये मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ। लेकिन मैं किसी को झूठी उम्मीद दूंगा नहीं, क्योंकि मैं केवल इतना नहीं कि आपको सीआरएम का इंट्रोडक्शन दे रहा, सीआरएम क्या होता है, हाँ भाई एक बिजनेस टेक्निक है जिसमें हम कस्टमर्स को लाते हैं, न्यू, ये कोई इतना थोड़ी ना है सीआरएम। आप देखेंगे जब आप सीआरएम पढ़ते हैं उसमें साफ साफ एक चीज़ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ सीआरएम। उसमें साफ साफ एक बात लिखी कि सीआरएम को आप इतना ही मत समझिए कि केवल आपको कस्टमर चाहिए और कस्टमर आपको पुराने वाले उनको एग्जिस्ट कराना है। कोई रिटेंशन रेट या केवल हाइपोथेटिकल रेट ही सीआरएम नहीं है आपका, या फिर सीआरएम केवल इतना ही नहीं है कि केवल ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है, केवल इतना ही सीआरएम नहीं होता आपका। समझ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ये टॉपिक है अपने आप में। तो लेट मी डू एन प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन दैट, सो दैट आपको एक अच्छा कंटेंट में दे पाऊँ। सो चलिए बहुत हो गई बातें, ज़्यादा बातें अब नहीं करते और यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी पसंद आए होंगे। और अगर आप में से कोई भी DFCCL के बारे में कुछ पूछना चाहता है कि भाई सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं उसे पर्टिकुलरली कमेंट में मैसेज कर दूंगा या फिर वहाँ पे उसके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं प्रॉपर्ली अलग से एक स्ट्रेटजी सेशन ले सकता हूँ ऑन दी अरिथमेटिक लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। क्या भाई उसमें आप कैसे, आपका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर है उसमें 60 क्वेश्चन आने हैं, तो आप किस तरह के 60 में से 56 से 55 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजीनेस के साथ। और बाकी आपको देखिए एक जो सेक्शन 24 क्वेश्चन वाला जो हर कोई बोल रहा है, जो मुझे भी लग रहा है कि शायद इस बार भी 24 का तो नहीं, लेकिन हाँ 15 से 16 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला पेपर है, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव, जैसे आपका 60-60 का डिवीजन है। तो 60-60 के डिवीजन में ये बात लग रही है कि जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है उससे 15 से 16 क्वेश्चन ही बन पाएंगे, क्योंकि 4 सेक्शन है और 4 सेक्शन को बांटना 60 क्वेश्चन में, वो लगभग वही बैठता है कि 15-16 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन, किसी में आगे किसी में कुछ पीछे। तो अगर ऐसे ही रहेगा तो आप देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से भी आप काफ़ी कुछ स्कोर कर पाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो 120 नंबर का पेपर है उसमें आपका लगभग जो आप कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर आपका जो 70 से 75 नंबर का पेपर है उसमें आप आराम से 70 नंबर तो स्कोर कर सकते हैं, कोई अगर अच्छे से प्रिपरेशन करता है बहुत जी जान लगा के, क्योंकि आप जानते हैं ये कॉम्पिटिशन के दौरान आपको जी जान से ही तैयारी करनी है। तो बाकी इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी इतने नंबर को स्कोर करने के लिए, अगर आप बोलेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर सेशन बता दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।